हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से C-TET एंड अदर स्टेट से संबंधित है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे को पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि C-TET एंड अदर स्टेट में इससे संबंधित निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी संख्या 2, 3, 4 तक हो सकती है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा। ये प्रश्न बहुत सारे बुक्स में अलग अलग उत्तर दिए गए हैं, इसलिए आपको कुछ प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके उत्तर अलग अलग दिए गए हैं उसका अभ्यास प्रश्न भी कराया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। पूरा जीन पियाजे को हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे को। सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं, यानी उनका परिचय जान लेते हैं। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि C-TET में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन अदर स्टेट में ये जरूर पूछा गया है कि जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, तो वो हैं कहाँ के निवासी को स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म 1896 में हुआ था, मृत्यु 1980 में हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स हमने डाला है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था यह भी पूछा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जो देखा जाए तो किन बच्चों से संबंधित है, तो ये 0 यानी जन्म से 15 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित है। इन्होंने क्यों ये सिद्धांत दिया था? कॉलफर्ड वीने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के कुछ प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत पे देखा जाए तो बेसिक रूप से किस पे बल दिया गया था, तो जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल दिया गया था। शब्द याद रखिएगा, जैविक, दूसरा संरचनात्मक तत्वों पर, यानी बालकों के चिंतन एवं तकड़ना के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल दिया गया था। जीन पियाजे ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता है। बार बार सक्रिय शब्द को जो टिक करते हैं ना, वो सक्रिय शब्द यहीं से आया है। जो मतलब शॉर्ट ट्रिक में जो पॉजिटिव वर्ड लेके चलते हैं, सक्रिय यहीं से आया है। बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता, ज्ञान को निर्माण करने वाले हैं बच्चे जो होते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। शब्द याद रखिएगा, सिद्धांतों की रचना शब्द इन्होंने जोड़ा था, रचना करते हैं यानी खुद से वो निर्माण करते हैं। ये किसका कथन है ये भी पूछा गया है C-TET के संदर्भ में, तो ये जीन पियाजे का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात यहाँ शॉर्ट ट्रिक में बता दूं कि अगर इसमें सामाजिक शब्द आ जाए तो समझिएगा वो जीन पियाजे से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है? जी हाँ, आपने सही सोचा, वाइगोस्टकी से संबंधित है। आगे देखते हैं। जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें जो भी अवस्था है वो क्रमानुसार है, यानी सबसे पहले आपका जो अवस्था है वो आएगा, उसके बाद वो आएगा, फिर उसके बाद जो भी 4 अवस्थाएं हैं वो क्रमानुसार है, उसी अवस्था में आएंगे। ऐसा नहीं है कि चौथा अवस्था पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत सारे सकारात्मक शब्द है, कुछ एग्जाम्पल में हमने लिख दिए हैं। अनुकूलन, समायोजन, आत्मसात्करण, साम्यधारण, संरक्षण, स्कीम्स, स्कीमा, विकेंद्रण, ये सारे हैं। सारे के बारे में हम पूर्ण रूप से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनके बारे में कुछ और जान लेते हैं, और वो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो भी स्टेज आप बताइएगा, जो भी अवस्थाएं बताइएगा, चाहे जो भी पढ़ाइएगा, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश वाले शब्द भी जरूर, टर्म जो होते हैं यूज होते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। तो ये आपके सामने है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। एक ग्राफ भी C-TET में पूछा गया था, उस ग्राफ का भी इस्तेमाल हमने कर दिया है। ये है आपका विकास, ये है आयु। इस तरह का ग्राफ आएगा तो ये किससे संबंधित है? देख रहे हैं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका पियाजे से संबंधित। बाकी सब आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में है। इसमें क्या क्या बताया गया है ये हम आपको बता देते हैं। इनका 4 जो अवस्था है, चारों अवस्था में ये जरूर याद रखिएगा, ये वर्ष लिखे गए हैं, यानी ये भी C-TET में पूछा गया है कि इंद्र जनित गामक जो इनकी पहली अवस्था है, इसका उम्र सीमा क्या है, ये भी पूछा गया है। तो ये जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष है। 0 से क्या है? 2 वर्ष है। इसे सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं।
तीन नाम यहां हमने लिखा है, इंद्रजनित गमक, संवेदी पेशीय अवस्था और इसके अलावा सेंसरी मोटर। ये शब्द याद रखिएगा, सेंसरी मोटर। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है, पहली अवस्था इनकी है। दूसरा अवस्था का नाम है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमेशा अभी पहले प्राक इस्तेमाल किया जाता था, अभी आपको देखने को मिलेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अंग्रेजी में इसका ये नाम है, देख लीजिए। इसका उम्र सीमा जो होता है 2 से 7 वर्ष है। इसके साथ एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, आजकल पूछा जा रहा है सीटेट में बहुत बार कि 0 से जो 2 वर्ष है, ऐसे तो दिखाई दे रहा है आपको सेंसरी मोटर या संवेदी पेशीय अवस्था। इसका एक और नाम रखा जा रहा है, वो है आपका शैशवावस्था। यह भी पूछा गया शैशवावस्था की अवधि क्या है, तो कितना अवधि होगा बाबू, जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष, इसी को टिक करना है शैशवावस्था के बारे में। जो आप जानते होंगे ना, शैशवावस्था जो होता है जन्म से 6 वर्ष, उसे भूल जाइए, रॉस के अनुसार जो होता है ये याद कर लीजिए, आपका होगा जन्म से 2 वर्ष हो गया। किसके अनुसार ये नहीं पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा शैशवावस्था के उम्र सीमा या अवधि क्या होती है, तो वो होगा आपका जन्म से 2 वर्ष। इसी तरह इंद्रजनित या संवेदी पेशीय या सेंसरी मोटर का अवधि क्या होगा, तो जन्म से 2 वर्ष। दूसरा था प्राक यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका अवधि है 2 से 7 वर्ष। इसको एक और नाम से जानते हैं 2 से 7 वर्ष के अलावा प्राथमिक या पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए, अगर यहां नहीं लिखा गया है क्योंकि ये पियाजे से संबंधित है, लेकिन एक और पूछा जा रहा है आजकल, प्राथमिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या है, तो 2 से 7 वर्ष है। अगला है आपका ठोस या मूर्त यानी ठोस संक्रिया की अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अंग्रेजी में एक ही नाम है, ये नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। इसका उम्र सीमा 7 से 11 वर्ष। इसके अलावा पूछा जाता है कि मध्य बाल्यावस्था, नोट कर लीजिए, मध्य बाल्यावस्था का उम्र सीमा क्या है, वो है आपका 7 से 11 वर्ष। नोट हो गया, 7 से 11 वर्ष भी कहते हैं। चौथा और लास्ट इनका अवस्था है यानी स्टेज है अमूर्त या औपचारिक, अमूर्त संक्रिया की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रिया की अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशन अंग्रेजी में इसका नाम है। इसका जो उम्र सीमा है 11 से 15 वर्ष है। टोटल आपने नोट कर लिया होगा, तो ये हैं आपके स्टेजेस, टोटल अवस्थाएं। इसको भूलिएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। उम्र सीमा यानी अवधि पूछा गया, उसका नाम पूछा गया है। यह भी पूछा जाता है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का अवधि, 2 से 7 वर्ष जो अवधि है, उम्र सीमा है, उसमें कौन सी अवस्था आती है, तो आपको टिक करना होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या पियाजे शब्द हटा दिया जाएगा तो वहां पे क्या टिक करेंगे आप, प्राथमिक बाल्यावस्था। 2 से 7 वर्ष यानी प्राथमिक बाल्यावस्था, 7 से 11 वर्ष यानी हो जाएगा आपका मध्य बाल्यावस्था, और ये मध्य कभी उत्तर भी दे दिया जाता है 7 से 11 वर्ष को। ये जन्म से 2 वर्ष कौन सा हो जाएगा आपका, जन्म से 2 वर्ष हो जाएगा शस्यावस्था। टोटल चीज कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करते जा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अब सबके बारे में हमने डिटेल से आपको लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो, आपको शब्द केवल देखना है और टिक करना है। जैसे में पहला संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर, शब्द खोजिएगा केवल ये सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष होता है, उसमें पूछ देगा कि कौन सी विशेषता उससे संबंधित है। तो इनमें 2 विशेषताएं जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बहुत सारे प्रश्न के उत्तर ना गलत सलत दिए हुए हैं, लेकिन ये जो बनाया गया सबको छोड़ते हुए बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप लोग हमेशा शेयर करते हैं कि सर इसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा। सारे को इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन देख लेने के बाद सीटेट में नंबर फिक्स होंगे पियाजे से संबंधित। यहाँ पे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, जिसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं, ये किससे संबंधित है, किसकी विशेषता है, तो वो है आपका सेंसरी मोटर की विशेषता है, जो होता है जन्म से 2 वर्ष। दूसरा होता है आपका वस्तु अस्थावित्व, ये अंग्रेजी में भी आप देख लीजिएगा। वस्तु अस्थावित्व के बारे में हमने आगे लिखा है क्या होता है, लेकिन ये विशेषता कब आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपका आता है, याद रखिएगा, प्रथम अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर में आता है, जिसे हम संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से भी जानते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं, याद रखिएगा इसे।
तो ये दोनों बार बार पूछा गया है, इसलिए हमने आपको बता दिया। बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया वस्तु आस्थावित। बहुत सारे लोग अगले स्टेज में बताते हैं, लेकिन सीटेट के संदर्भ में यही सही होगा। वस्तु आस्थावित का गुण कब आता है, विशेषता कब आता है बच्चों में, तो ये आता है आपका संवेदी पेशीय अवस्था में। और ये स्टार्टिंग में ना आके, यानी जो जन्म से 2 वर्ष है ना, तो पहले वर्ष में ना आके मतलब उसके बाद आ जाता है। ये नहीं पूछा गया कब आता है, लेकिन इतना याद रखिएगा वस्तु आस्थावित का गुण आ जाता है आपका संवेदी पेशीय अवस्था में। दूसरा इसका नाम है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में भी कभी दे देगा तो जान जाइएगा कि वस्तु आस्थावित गुण किस में आता है, शैशवावस्था में आता है। इसके अतिरिक्त और भी आते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। शारीरिक रूप से इसमें बच्चे गति करते हैं, शारीरिक रूप से गति जैसे मुंह में डालना, पकड़ना वगैरह शारीरिक रूप से गति करते हैं। इंद्रियों से सीखना, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, जैसे त्वचा, आंख, ये सारे से बच्चे सीखते हैं। इसके बाद गतियों की पुनरावृत्ति करते हैं। इसमें पूर्व शाब्दिक होता है, बाद में शब्द वगैरह बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे चीज इनमें गुण आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सीटेट में था कि बच्चों का इसमें जो विकास होता है किस तरीके से होता है स्टार्टिंग में, तो वो होता है आपका स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। याद रखिएगा, बच्चों का जो विकास होता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। स्थूल मीन्स होता है पूरे शरीर का नियंत्रण करते हैं पहले, उसके बाद सूक्ष्म यानी छोटे छोटे चीजों को पकड़ना वगैरह, ये सारी चीज बाद में बच्चे सीखते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र सीमा जो है 2 से 7 वर्ष है। ये दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। यहां पे देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या क्या आता है। प्रतीकात्मक खेल आता है, प्रतीकात्मक विचार आता है, और एक और चीज आता है अंत प्रज्ञात्मक विचार। इसे भी नोट कर लीजिएगा, अंत प्रज्ञात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार क्या होता है इसके बारे में हमने लिखा है, लेकिन अंत प्रज्ञात्मक विचार नहीं लिखा है, जो आता है आपका 4 से 7 वर्ष में। इसमें होता है ना, इसमें बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई भी वस्तु होता है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे पूछते हैं वो लोग प्रश्न कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है। तो ये सारे चीज अंत प्रज्ञात्मक विचार से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न बच्चे पूछते हैं, जो एज है आपका 4 से 7 वर्ष में। इसके अतिरिक्त उनमें क्या क्या कमियां आती हैं, जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। देखिए, ये प्रतीकात्मक विचार तो आपका पॉजिटिव हो गया, सिंबॉलिक थॉट के नाम से जानते हैं इसे। इसके बारे में हमने लिखा है, इसलिए ज्यादा इस पे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि और लंबा वीडियोस हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये आएगा, केवल देखना है और टिक करना है। लेकिन ये सब तो पॉजिटिव हो गए कि उन्हें ये सारी चीज गुण आ गए। चित्र वगैरह बनाना, ये प्रतीकात्मक हो गया, सिंबॉलिक, तो ये गुण हो गए। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं उनकी। ये देखिए, सीमाओं में यहाँ पे आपका यही चीज है, आपको यहाँ हमने डाल दिया है, वही है। ये देखिए, विचारों की उत्क्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी इसमें होती है, यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे मैंने यहां से कोई चीज स्टार्ट किया, फिर मैं यहां चला गया, ठीक है, यहां से मैंने कोई चीज स्टार्ट किया, यहां चला गया, और यहां से फिर मैं यहां वापस शुरुआत में मैं आ जाऊं, तो ये होता है आपका रिवर्सिबिलिटी। तो ये गुण इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें लेकिन एक और गुण पाया जाता है, दूसरों के दृष्टिकोण की समझने की योग्यता। तो ये आपका पॉजिटिव है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता इसमें हो जाता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। जो भी दूसरों के दृष्टिकोण होते हैं उसको बच्चे धीरे धीरे अब समझना शुरू कर देते हैं। कमियां या सीमा क्या क्या है? कोई एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जो आपका है वो आपका सीमा है। इसके अतिरिक्त अप्रतिक्रमणीयता होता है, जिसे इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। चाहे अनुत्क्रमणीयता भी, सीटेट में अनुत्क्रमणीयता ही लिखा जाता है, अंग्रेजी में देख लीजिएगा इरिवर्सिबिलिटी होता है। इसके अतिरिक्त होता है अहम केंद्रवाद। ये तीन जो हैं, ये तीनों किसमें होता है? तो ये तीनों कमियां होता है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये तीनों नोट करके रखिएगा। ये तीनों अंग्रेजी में भी हमने नाम लिख दिया। ये कमी है आपका, और ये सारे कमी पाया जाता है। केंद्रीकरण वगैरह क्या होता है, सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे शॉर्ट टर्म है, छोटे छोटे देखना है और टिक करना है, और कुछ नहीं करना। इसको प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होता है या पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होता है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राक संक्रियात्मक अवधि, जो होता है आपको 2 से 4 साल का, जिसमें होता है आपका संकेत तथा चिन्ह, लक्षणिक कार्य, जीववाद तथा आत्मकेंद्रिता होता है, आत्मकेंद्रित। दूसरा है इसमें अंतरदर्शी अवधि।
इसमें क्या क्या होता है, तो ये 4 से 7 साल का होता है। इसमें चिंतनता करना पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। तो इससे संबंधित नहीं पूछा गया, 2 भागों में ये बांटना नहीं पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिलहाल इन्होंने पूछा है प्रतीकात्मक विचार के बारे में। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूछा है इन सीमाओं के बारे में कि कौन कौन सा सीमा है, यानी कौन कौन सी कमी है उनका। ये 2 पूछे गए हैं, इससे अधिक नहीं पूछे गए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता के बारे में। चलिए अगले अवस्था पे चलते हैं, देखते हैं अगला अवस्था कौन सा। अगला अवस्था आपका तीसरा है और वो अवस्था है आपका ठोस संक्रिया की अवस्था या ठोस संक्रियात्मक की अवस्था। इसमें देखा जाए तो इसका अवधि है 7 से 11 वर्ष। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कि इसमें पहला विशेषता है आपका पलटावे गुण। तो पलटा पूछ सकता है कि पलटावे गुण कब आता है, अंग्रेजी में इसे रिवर्सिबिलिटी दे दिया जाएगा। ये गुण कब आता है, कौन से अवस्था में आता है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यानी उसे टिक करना होता है, लिखना तो नहीं होता, वो केवल देखिए और टिक कीजिए। दूसरा है इसमें विशेषता कौन सा, को विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। यानी पहले बच्चे जैसे में हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था कि एक लंबा बर्तन था, एक चौड़ा बर्तन था, तो केवल लंबाई और चौड़ाई के कारण बच्चे बता पाते थे कि इसमें ज्यादा पानी है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, बच्चे बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा पानी है या दोनों बराबर है, क्योंकि ये विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं बाबू, विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। किसमें ध्यान देते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में जाके विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, पहले एक ही विशेषता पर ध्यान देते थे। तीसरा है मूर्त ठोस प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रियाएं करते हैं। मूर्त क्या होता है, ठोस क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, तीनों एक ही शब्द है। तीनों क्या है, एक ही शब्द है। जैसे में कोई सामान, जैसे मैं आपके सामने मैं ये पीडीएफ दिखा रहा हूं, तो ये पीडीएफ आपके सामने प्रत्यक्ष है। आपके सामने जो भी चीज है, जैसे आप कलम अपने हाथ में लिए हैं, तो ये कलम आपके सामने है, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, ठोस रूप से हो गया, मूर्त रूप से हो गया। इसीलिए तीनों इसके नाम बताए जाते हैं। तो वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रियाएं, जो भी घटना वगैरह होता है उनके प्रत्यक्ष रूप से सामने हो, तो वो उस पर मानसिक संक्रियाएं उस पर कर सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से, अमूर्त रूप से नहीं, अमूर्त रूप से वो नहीं सोच सकते, यानी उनके सामने नहीं हो तो उसके बारे में विचार वो नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। अगला है अधिक क्रमबद्ध। पहले से क्रमबद्ध था, लेकिन इसमें अधिक क्रमबद्ध होना शुरू हो जाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय का विकास होता है। कौन कौन सा, संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण। इस तीनों के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन ये नोट कर लीजिए कि संरक्षण और संबंध या वर्गीकरण या तीनों किस अवस्था में आता है, तो ये आता है आपका तीसरी अवस्था, यानी ठोस संक्रियात्मक की अवस्था। कुछ भी नहीं छूटेगा बाबू, केवल ध्यान से देखते जाइए। छठा है लंबाई या भार घटने या बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी लंबाई या भार घटते बढ़ते क्रम में सजाना है, तो इसमें ये आ जाएगा, यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण आ जाता है। कक्षा समावेशन, कक्षा समावेशन भी इसमें आ जाएगा, यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। कमी क्या होता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, अमूर्त शब्द लग गया क्वेश्चन में तो समझिए चौथे स्टेज में चला जाएगा, इससे पहले नहीं आएगा, तीसरी अवस्था में नहीं आएगा। अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। जैसे में और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो बीज गणितीय समीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक चरण का कार्य ये नहीं कर सकता है, अथवा इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अक्षांश देशांतर रेखाओं की कल्पना करना नहीं कर सकता, यानी कल्पना वो नहीं कर सकता है, कोई ये कार्य वो नहीं कर सकता। इस तरह की कमी बच्चे में पाई जाती है। किस स्टेज में, को तीसरे स्टेज ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो उम्र सीमा है 7 से 11 वर्ष। नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं जो हमारा अवस्था है चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र जो अवधि है 11 से 15 वर्ष है। कितना है बाबू, 11 से 15 वर्ष। याद हो गया। अभी इसे थोड़ा सा देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चिंतन अधिक लचीला और प्रभावी होता है। इसमें क्या होता है, चिंतन अधिक लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और प्रभावी हो जाता है। जाहिर सी बात है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो ये सारी चीज तो गुण आ ही जाएंगे। काल्पनिक रूप से सोचकर चिंतन करने में सक्षम होता है। इसमें क्या होता है, काल्पनिक रूप से सोच सकता है और चिंतन करने में ये क्या होता है, सक्षम हो जाता है। विकेंद्रण पूर्णतः विकसित हो जाता है। इसमें क्या होता है, विकेंद्रण जो होता है वो पूर्णतः पूर्ण रूप से इसमें क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसके बाद चौथा है आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता हो जाता है। अमूर्त रूप से चिंतन करने की उसमें योग्यता आ जाता है।
और ये पांचवा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन करने की योग्यता आ जाता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की योग्यता आ जाता है, साध्यात्मक या अमूर्त, मतलब ये सारे शब्द रहेंगे तो उसे आप टिक कर सकते हैं। तो ये जो है आपका औपचारिक से संबंधित, औपचारिक संक्रियात्मक से संबंधित पॉजिटिव वर्ड है, केवल देखना है, याद करना है और उसके बाद केवल जाके एग्जामिनेशन हॉल में टिक करना है। ये अभी तक आपका साध्यात्मक हमने नहीं देखा, लेकिन था हमने तो आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या पॉइंट बनाया गया है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इससे पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार देख लीजिए। जब पियाजे पे वीडियो बन रहा है तो हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट आपको बता दें, कंप्लीट रूप से समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो संवेदी पेशीय अवस्था उसे 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 1 से 4 महीने की अवधि होती है, तीसरा है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 4 से 8 महीने की अवधि होती है, चौथा है गौण एस्की मेटा के समन्वयन की अवस्था होता है जो 8 से 12 वर्ष होता है। ये आगे के वीएस वगैरह में काम दे सकता है, सीटेट में नहीं पूछा गया है। पांचवा है, चौथा के बाद पांचवा, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियात्मकों की अवस्था जो 12 से 18 महीने की अवधि है, और छठा है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये सारे 6 उप अवस्थाओं में जो संवेदी पेशीय अवस्था जो पहला अवस्था है सेंसरी मोटर, उसको बांटा गया, सारे के बारे में हमने बता दिया। चलिए अब सकारात्मक शब्द जो है उसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। 6-7 प्रश्न जो पूछा गया था स्टार्टिंग में, एक प्रश्न सारे करेंगे। पहला इसमें शब्द आया है, सकारात्मक शब्द में देखा जाए तो वो है आपका प्रतीकात्मक विचार। ये प्रतीकात्मक विचार को हम लोग सिंबॉलिक थॉट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं अंग्रेजी में? सिंबॉलिक थॉट के नाम से जानते हैं। व्यक्तियों, वृक्षों, कुत्ता, घर आदि को निरूपित करने के लिए बच्चे रूपरेखा या चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू? जो बच्चे होते हैं, जो दूसरा स्टेज का है, ये किससे संबंधित है बाबू? दूसरे स्टेज से। दूसरा स्टेज का नाम क्या है बाबू? उम्र सीमा क्या है ये बताना पड़ेगा। जब हम पूछते हैं तो कमेंट सेक्शन जारी रहता है ना, वहां तुरंत लिख दिया कीजिए ताकि हमें याद रहे कि ये प्रतीकात्मक विचार हमने अभी पढ़ा था, को किस स्टेज में था, को दूसरा अवस्था में था। दूसरा क्या नाम है बाबू? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उम्र सीमा क्या है आपका? तो उम्र सीमा है 2 से 7 वर्ष। उसमें क्या होता है ना, उसमें बच्चे जो होते हैं व्यक्तियों, वृक्षों, कुत्ता, घर आदि को निरूपित करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? रूपरेखा चित्र बनाते हैं, यानी प्रतीकात्मक विचार वहां पे आ जाता है, इसलिए वो बना पाते हैं। तो प्रतीकात्मक विचार में संलग्न रहने की बच्चे की योग्यता उनके मानसिक संसार को विस्तृत करने में सहायक होती है। ये होता है तो इससे फायदा क्या होता है कि मानसिक संसार में विस्तृत करने में सहायक होती है। ये क्या होती है? सहायक होती है। ये दूसरी अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? दूसरी अवस्था में। एक और शब्द डाला गया था इसमें, आसक्ति, अटैचमेंट के जो था, तो वो क्या होता है ये भी हम बता देते हैं। शिशु एवं उनके माता पिता यानी पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो संवेगिक बंधन होता है, संवेगिक बंधन विकसित होता है, उसे आसक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आसक्ति कहते हैं। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हमने लिया है कि जब कोई माँ रहती है, उससे कोई दादी वगैरह बच्चे को गोद ले तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। क्यों रोने लगता है ये पूछा गया था। और इसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले जब एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें बताया जाएगा कि कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे नहीं रोते हैं। तो कुछ बच्चे क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता से पहले से ही वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए नहीं रोते। जो नहीं महसूस करते हैं वो रोते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये सामूहिक बंधन विकसित के कारण होता है, उनमें विकसित हो जाता है, जिसके कारण ये होता है। अगला जो हमारा सकारात्मक शब्द है वो है संज्ञानात्मक संरचना। किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को, मानसिक संगठन और मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अगला है मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर, कोई भी समस्या है उसके समाधान पर चिंतन करना मानसिक क्रिया करना माना जाता है। क्या माना जाता है? कि बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक क्रिया माना जाता है। उसे क्या कहते हैं? मानसिक क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी समस्या के समाधान पर वो चिंतन करता है, उसे हम कहते हैं मानसिक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कौन कौन सा शब्द आए हैं। सकारात्मक शब्द अब महत्वपूर्ण शब्द है और यहां से बहुत बार पूछा गया है सीटेट में प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अनुकूलन है। अनुकूलन में बताया गया है बालकों में
वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने को जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। जो भी जन्मजात प्रवृत्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं हैं, पहला है आत्म सत्कारण और दूसरा है समायोजन। वैसे कभी कभी यहाँ पे अनुकूलन के जगह पे आपको मिल जाएगा संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन या उसमें कुछ चेंजिंग होता है, को किस कारण से होता है? तो वो होता है आपका परिवर्तन जो होता है वो आत्म सत्करण से होता है या समायोजन के कारण होता है। यही 2 पॉइंट के कारण उसमें होता रहा है। इसमें पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? देखिए, पहले का 3 नाम है, अंग्रेजी में एक ही नाम है, को अंग्रेजी में जो नाम है उसे याद कर लीजिएगा। इसका नाम है पहले आत्मसात्करण, दूसरा नाम है आपका समावेशन, तीसरा नाम है आपका सदृशीकरण। ये होता क्या है को देखिए, इसको हमने 3 तरीकों से लिखा है। तीनों तरीके आपको याद होना चाहिए। पहला है जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है तो आत्मसत्करण कहलाता है। पहले में हमने कुछ नहीं किया है, पहले में हमने यही बताया है कि जो पूर्व में जो भी क्रियाएं सीखा है उसका हेल्प लेता है तो समझिए आत्मसत्करण करता है। दूसरा परिभाषा इसका प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करता है। जो भी नवीन जानकारी है उसमें संशोधन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? समावेशन या आत्मसत्करण, या ये नाम अंग्रेजी में एक नाम यही कहते हैं, या सदृशीकरण भी इसको कहते हैं। अगला लिखा गया है तीसरा परिभाषा, जो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना। जो भी योजनाएं हैं उसमें नई जानकारी अगर हम जोड़ लेते हैं उसे संज्ञानात्मक या संरचना, उसे हम लोग आपका समावेशन या आत्मसात्करण कहते हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिए। एक तो हमने बताया कि नवीन जानकारी में संशोधन क्या करता है? नवीन जानकारी, जो भी वर्तमान जानकारी है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन नवीन जानकारी में संशोधन करेगा तो ये हो जाएगा समावेशन। अगर प्रचलित योजना है, जो भी उसके पास योजना है, प्रचलित योजना है, उसमें नई जानकारी जोड़ना, संशोधन करे या जोड़े, नई जानकारी जोड़े या संशोधन करे तो वो किससे संबंधित हो जाएगा बाबू? आत्मसात्करण से संबंधित हो जाएगा। नई जानकारी में संशोधन करना या नई जानकारी जोड़ना, या कभी कभी दे देता है संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन वगैरह, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? कोई ये समावेशन से संबंधित हो जाएगा या आत्मसात्करण से संबंधित हो जाएगा। अंग्रेजी में जो नाम दिया गया उससे संबंधित हो जाएगा। नोट हो गया होगा। दूसरा, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन दूसरा भी मैं समझा लेता हूं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। समायोजन। समायोजन में पूर्व की सीखी गई क्रिया काम नहीं आती, बल्कि बालक अपनी योजनाओं या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? पूर्व में जो भी क्रिया है वो काम नहीं आएगी, जो भी पूर्व में सीखा गया चीज है वो आपका कार्य नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। इसमें काम क्या करेगा? तो उसमें चेंजिंग करेगा। जो भी क्रिया पहले से सीख के आया है उस व्यवहार में वो परिवर्तन लाएगा, यानी चेंजिंग करेगा, फिर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करेगा, तो इसे हम समायोजन कहेंगे। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर लास्ट वाला लाइन पढ़ देंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए है क्या ये समावेशन और समायोजन, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा ध्यान से। जैसे में एक बच्चा है और वो पहली बार, मतलब छोटा सा बच्चा है, वो बिल्ली को देखता है। किसको देखता है बाबू? बिल्ली को देखता है। तो बिल्ली को देखता है तो वो अपना संज्ञानात्मक संरचना विकसित करता है। क्या हमने बोला? शब्द याद रखिए, संज्ञानात्मक संरचना या स्कीमा विकसित करता है, यानी अवधारणा उस बच्चे के अंदर आ जाता है कि ये क्या है? बिल्ली है, इसके 4 पैर हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्ली है, इसके कितने पैर है बाबू? 4 पैर है। तो बिल्ली को देखा, ठीक है, तो उसके 4 पैर देख लिए। अब ये स्कीमा उसके अंदर बैठ गई। फिर उसने गिलहरी को देखा या किसी और जानवर को जिसके 4 पैर होते हैं, उसको देखा। गिलहरी सपोज कीजिए, गिलहरी को देखा और देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, तो बोला वो बिल्ली है। अब ये चीज जब वो समझा कि वो बिल्ली है तो यहाँ पे त्रुटि कर रहा है। हुआ क्या है? नई जो संशोधन हो रहा है, पूर्व में सीखी हुई, जो भी पूर्व में, देखिए दोनों चीज परिभाषा आ रहा है। पूर्व में जो भी सीखा हुआ है वो क्या कर रहा है? पूर्व में सीखा हुआ का इस्तेमाल किया, कहा बिल्ली, कहा
गिलहरी को देख के क्या कहा बाबू? बिल्ली कहा, क्योंकि इसके भी 4 पैर है। उसको देख के क्या कहा? गिलहरी का। पूर्व का जो भी सीखा हुआ वो प्रयोग कर रहा है, साथ में नवीन जानकारी यानी वो गिलहरी है इसमें संशोधन कर रहा है और बता रहा बिल्ली है। जब इस तरह का एग्जाम्पल आएगा तो किसका होगा बाबू? ये समावेशन का होगा। अब समायोजन कब होगा? अब वो एक गिलहरी देखा तो उसको लगा, लेकिन अगली बार फिर देख रहा उसी तरीके से और भी गिलहरी, अन्य गिलहरी को देख रहा है, उसका भी 4 पैर है। अब दोनों में अंतर करना करना चालू कर देता है, यानी संरचना परिवर्तन करना शुरू कर देता है, संज्ञानात्मक संरचना। वो देखता है कि इसका जो पूंछ है वो दूसरे तरीके से, उसका दूसरे तरीके से, ये पेड़ पे जो चढ़ती है वो दूसरे तरीके से चढ़ती है, ये दूसरे तरीके से, ये बहुत तेजी से गिलहरी चढ़ जाती है। अब ये दोनों में अंतर करता है, तब उसे पता चलता है कि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तब वो कहता है कि ये क्या है? गिलहरी है। ये क्या है बाबू? गिलहरी है। तो यहाँ पे यही परिभाषा आपका सिद्ध हुआ कि समायोजन में पूर्व में सीखी हुई क्रिया कार्य मतलब काम नहीं आती। पूर्व में जो भी सीखा वो काम नहीं आया। उसने बताया कि ये गिलहरी है, यानी पहले से सीखा हुआ था बिल्ली, लेकिन वो क्या हुआ? यहां काम नहीं आया, बल्कि बालक अपनी योजना में व्यवहार में परिवर्तन लाकर, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। नहीं 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 नहीं, ये गिलहरी है। उसके बाद सामंजस्य स्थापित किया कि गिलहरी है। तो ये होता है आपका समायोजन। एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया, क्लियर भी हो गया होगा। तो इसमें क्या करता है? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करता है। वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव करता है। ये सारे सीटेट के शब्द है बाबू, स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टोरी पूछा जा सकता है। को वर्तमान स्कीमा में क्या किया? वो चेंजिंग किया, बदलाव किया। क्लियर हो गया दोनों? कभी क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं छोड़ना है बाबू। ये नहीं मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और ये वीडियो फिर से दोबारा रिपीट करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये एक और शब्द आता है साम्य धारण। साम्य धारण कुछ नहीं करना बाबू, ये जो आपका समावेशन है या आत्मसात्करण है और समायोजन है, दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। ये इसको अंग्रेजी में और इसको दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका साम्य धारण। यानी यह प्रत्यय अनुकूलन से मिलता है। यह प्रत्यय किससे मिलता है? अनुकूलन से मिलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसात्करण एवं समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। दोनों के बीच आत्मसात्करण यानी समावेशन एवं समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण प्रत्यय में बालक आत्मसात्करण एवं समायोजन दोनों का प्रयोग करता है। किसका किसका प्रयोग करता है बाबू? दूसरे और तीसरे दोनों का ये क्या करता है? प्रयोग करता है। किसमें? साम्य धारण में। तीनों शब्द मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो होते जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। अब आते हैं संरक्षण के बारे में। एक और प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, संरक्षण। इसे भी आज क्लियर कर देते हैं ताकि दिक्कत कभी नहीं हो। संरक्षण होता क्या है? पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है। ये हम पढ़ा रहे हैं आपको। संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने एवं समझने की क्षमता से। जो भी वातावरण में परिवर्तन होता है, जो भी उसमें स्थिरता है, उसको पहचानने और समझने से होता है, समझने की क्षमता से होता है। किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। यानी कोई वस्तु है, उसके रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन यानी अलग करने की क्षमता से होता है। इसमें एक और जो C10 में पूछा गया है उसे भी हमने नोट कर दिया है ताकि आपको मतलब कभी दिक्कत नहीं। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। ये किस में आता है? तो बाबू ये तीसरे स्टेज में आता है। जैसे में अगर मैं यहाँ एक पिक्चर बना दूं और यहाँ ड्रॉ कर दूं, आपका ये 4 ऐसे करके ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे ऐसे करके मैं ड्रॉ कर दूं 4, ठीक है। तो ये दोनों में आपको बच्चों को लगेगा कि एक अधिक है एक कम है। अब यहाँ पे देख के बच्चा बोल सकता है ये अधिक है चाहे ये अधिक है, ये बच्चा बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये छोटा में देख के ये अगर ये गलती करता है कि छोटा है ये, तो ये संरक्षण का गुण समझ नहीं पा रहा। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये 4 गोले यहाँ पे भी है और 4 गोले यहाँ पे भी हैं। तो ये स्टेज किस में आता है कि दूसरी अवस्था में ये ना आके तीसरी अवस्था में है जहां बच्चा इस चीज को पहचान लेता है। यानी कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं, यानी इसके गुण धर्म वही है। 4 ही गोला है ये,
लेकिन उसकी आकृति क्या हुई, बदल गई है, ये आकृति बदल गई है, ऐसे तरह से हमने रख दिया है जिसके कारण उसे पहचान नहीं पा रहा है। तो ये संरक्षण का गुण होता है। और किस स्टेज में आता है ये आपका, तो ये तीसरी अवस्था में आता है। तीसरी अवस्था कौन सा है, तो 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसे हम लोग मूर्त या ठोस या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तीसरी अवस्था को, उसमें यह गुण आता है। अब हम बात कर लेते हैं स्किम्स के बारे में। थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूं ताकि स्पष्ट रूप से देख सकूं। स्किम्स क्या होता है, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को, जो भी व्यवहार होता है ना उसके पूरे पैटर्न को संगठित, स्किम्स दिख रहे हैं ना, एस लगा हुआ है, सारे पैटर्न को, संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, उसे हम लोग स्किम्स से नाम से जानते हैं, स्किम्स के नाम से जानते हैं। जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर डालना, स्पीड देना, सभी उपक्रियाओं को मिलाकर एक कार्य हुआ। यानी कार्य चलाने के लिए क्या क्या करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, गियर डालते हैं, फिर स्पीड देते हैं, ये सारी उपक्रियाएं मिलके एक कार्य होता है। यह संगठित पैटर्न ही स्किम्स कहलाता है। ये जो भी संगठित यानी पूरा पैटर्न जो है वो क्या कहलाता है, स्किम्स कहलाता है। अगला देखते हैं स्कीमा। स्कीमा से भी पूछा गया प्रश्न है। स्कीमा मतलब किससे संबंधित है, तो ये पियाजे से संबंधित, जो भी ये शब्द हम सकारात्मक शब्द बता रहे हैं ये स्कीमा से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शब्द जो है पियाजे से संबंधित है, ये पूछा जाता है कि वहां पे आपको स्कीम्स, संरक्षण, स्कीमा, केंद्रीकरण, ये सारे शब्द आएंगे कि उसे केवल टिक करना होगा। स्कीमा जो पूछा गया है यहाँ पे, ये क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। मानसिक संरचनाएं जिसे अन्य नाम से भी कह सकते हैं विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जो क्या है, चिंतन के निर्माण प्रखंड है, वो स्कीमा कहलाते हैं। जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है वो क्या कहलाते हैं, स्कीमा कहलाते हैं। स्कीमा का अन्य नाम अवधारणा भी आपको दे देता है। अर्थात स्कीमा से तात्पर्य क्या है, तो स्कीमा से तात्पर्य है ऐसी मानसिक संरचनाओं से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जिसका क्या किया जा सके बाबू, सामान्यीकरण किया जा सके। और विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जिसे हम लोग अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। ये सारे 2-3 जो आपके परिभाषाएं हमने दे दिया, सबका मतलब एक ही निकलता है, स्कीमा। ठीक है, जो भी अनुभव है सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, यानी सही अर्थ निकल जाए तो उसका एक व्यवस्थित जो तरीका होता है, जो किस तरीके से मतलब उसका सही अर्थ निकल रहा है, जो भी व्यवस्थित तरीका है उसे हम स्कीमा कहते हैं, यानी अवधारणा कहते हैं। अब आते हैं हम केंद्रीकरण के बारे में जानते हैं। केंद्रीकरण आपका क्या होता है, ये चौथा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है सीटेट में। एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना, एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या एक पक्ष पर ध्यान देना से परिभाषित होती है, यानी किसी एक पक्ष पे ध्यान देने से यह परिभाषित होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद कर सकता है। एक बच्चा है बड़े गिलास में जूस पीने की जिद कर सकता है एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में, एक लंबे और पतले गिलास को वरीयता देता है। एक लंबे और पतले गिलास को क्या करता है, वरीयता देता है, जबकि दोनों ही गिलास में समान मात्रा में जूस रहता है। दोनों में समान मात्रा में जूस रहता है, फिर भी वो किसको प्राथमिकता देता है, तो लंबे और पतले गिलास को वरीयता देता है। तो ये कौन सा मतलब किसके अंतर्गत आता है, क्यों एक ही चीज को समझता है, कोई ये केंद्रीकरण के कारण समझता है। अगर ये मतलब अवगुण पाया जाता है बच्चे में, को विकेंद्रीकरण, उसमें अवगुण पाया जाता है। ये किसके कारण समझता है, को ये केंद्रीकरण, यानी केवल एक ही केंद्र पर वो ध्यान देता है, एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। और जब ये बच्चे में पाया जाता है उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला आ गया आपका पलटावी का गुण। पलटावी क्या होता है, यह गुण तीसरी अवस्था में आता है। किस अवस्था में आता है, तीसरी अवस्था में आता है। इसे रिवर्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी अवस्था कौन सी अवस्था है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष, याद रखिएगा, 7 से 11 वर्ष में बच्चे बदलाव को अंतिम से प्रारंभिक चरण तक मानसिक रूप से सोच सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बदलाव को अंतिम से प्रारंभिक
चरण तक मानसिक रूप से सोच सकते हैं। किस तरीके से सोच सकते हैं? मानसिक तरीके से सोच सकते हैं। अंतिम से प्रारंभिक चरण, लास्ट से प्रारंभिक चरण तक सोच सकते हैं। जैसे में मैथ में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है? 4 होता है। तो 2 भागे 2, 4 भागे 2 करें तो हमें 2 प्राप्त होगी। यानी देखिए ये जो मेरा अंतिम है, इसको प्रूव करते हुए हम स्टार्टिंग पे चले गए। तो ये अंतिम से प्रारंभिक चरण तक मानसिक रूप से सोच सकते हैं, इसे हम पलटावी के गुण के अंतर्गत रखेंगे। वस्तु अस्थावित्व क्या होता है? अब ये गुण कब आता है? तो ये पहली अवस्था में आता है, आपको याद होना चाहिए। पहली सेंसरी मोटर जो जन्म से या 0 से 2 वर्ष तक होता है, उसमें ये गुण आता है। यह चेतना या जानकारी की जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं होता है, अर्थात वस्तु सामने नहीं हो, तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। अगर वस्तु सामने नहीं रहता है, यहां पे हमने ये भी शब्द लिख दिया ताकि कभी दे इस तरह का प्रत्यक्षण, तो उसे घबराइए नहीं, यानी उसको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं तो भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसे हम वस्तु अस्थावित्व कहते हैं। अब आता है अगला, अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद क्या होता है? ये एक मतलब एक तरह का कमी या सीमा कहा जा सकता है, जो दूसरी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें होता क्या है कि बच्चे दूसरी अवस्था में दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। दुनिया को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, और दूसरों के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते। दूसरों का जो भी दृष्टिकोण होता है उसमें मतलब उनका जो भी महत्व होता है उसको समझने में सक्षम नहीं होते। इसे अहम केंद्रवाद कहते हैं। अहम केंद्रवाद के कारण बच्चे जीववाद में लिप्त हो जाते हैं। किस में लिप्त हो जाते हैं? अहम केंद्रवाद के कारण जीववाद में लिप्त हो जाते हैं। अब जीववाद क्या है? अंग्रेजी में नाम हमने लिख दिया। तो जीववाद के बारे में जान लेते हैं। तो बालक दूसरी अवस्था में निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे में आपने पंखा देखा होगा, ऊपर चल रहा है, कोई छोटा बच्चा है जो है, ये जो दूसरी अवस्था में जो है, जो बच्चा है, दूसरी अवस्था कौन सी अवस्था आपकी हो सकती है? उम्र सीमा क्या है बाबू? उसका 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है? तो कार को, पंखा को जो चल रहा देखा उसने, तो उसको क्या समझ सकता? उसे सजीव समझ सकता है। इसे हम जीववाद के नाम से जानते हैं। यानी वो समझता है कि इसमें जीव है, पंखा जो है उसमें जीव है, वो सजीव है। तो निर्जीव वस्तुओं को भी वो सजीव समझता है। और यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपका अभ्यास प्रश्न। और जहां तक मुझे लगता था कि आपको जो चीजें जाननी चाहिए सारे हमने पियाजे से संबंधित आपको पॉइंट बता दिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसका उत्तर हम चाहेंगे जरूर आप दें। मेरे देने से पहले इसे क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 विभिन्न गिलासों में खाली करती हैं, जिनमें से एक लंबा है, दूसरा चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। किसमें जूस ज्यादा है बाबू? लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश डैश कठिनाई है। शिक्षिका के बच्चों को डैश डैश कठिनाई, कौन सा कठिनाई है? तो बाबू करेक्ट आंसर, बहुत सारे बुक्स में आपको पलटावी गुण दे दिया जाएगा। पलटावी में रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी वो क्या हो जाएगा आपका फिर से स्टार्टिंग में पहुंच जाए उस पे। लेकिन यहाँ पे उसका जो कठिनाई है वो विकेंद्रीकरण का है। वो एक तरीके से सोच रहा है, एक ही विशेषता के बारे में सोच रहा है। नहीं लंबा है, ये लंबा है, बड़ा है, एक ही विशेषता है, लंबा है, बड़ा है, जिसके कारण इसमें क्या है? जूस ज्यादा है। तो ये विकेंद्रीकरण के कारण हो रहा है। 28 का आपका आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो टोटल वही हमने क्वेश्चन लिए हैं जो आपको दिक्कत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? एक सीमा क्या है? नहीं है। तो देखिए यहां पे आपका जो 3 है ये एक तरह का सीमा है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी इतना ही ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है। अनुत्क्रमणीयता, ये जो अहम मान्यता है, ये तीनों क्या है? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सीमा है। सीमा क्या नहीं है? वो है आपका प्रतीकात्मक विचार का विकास। इसमें प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है एक सीमा नहीं है, क्योंकि ये चीज उनमें पाया जाता है, चित्र वगैरह बच्चे बनाने लगते हैं, सिंबॉलिक थॉट इसमें विकास हो जाता है बच्चे का, यानी 23 नंबर का 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? तो ये है आपका पियाजे का से संबंधित क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय कि। ये भी आपको बताया गया प्रश्न है, निश्चित ही आप बता सकते हैं।
को जो भी ये है पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी दे दीजिए आंसर। अगर आपका आंसर, आपका कौन सा आंसर है? आपका आंसर 2 है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 2 है अगर आपका, तो बाकी सब आपका गलत है। जो बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों से क्या होता है, प्रकार में भिन्न होता है। विभिन्न प्रकार से, मतलब वयस्क सोचते हैं, अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों का प्रकार जो होता है अलग होता है। अब छोटा बच्चा है, वो छोटे रूप में जिस अवस्था में है उस अवस्था के अनुसार वो अपना सोचेगा, लेकिन उनकी मात्रा जो होती है, मात्रा भिन्न नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में भी वो क्रिएटिविटी होती है, उतना क्षमता होता है, उतना मतलब मात्रा होता है। को चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, यानी वो अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे सजीव निर्जीव नहीं सोच रहे थे, आपको हमने बताया, जो पंखे को देख के कह रहे थे ये सजीव है, तो ये प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन मात्रा बजाय मात्रा के, यानी मात्रा उनका नहीं हो सकता है वो। अगला देखते हैं, 14 का आपका 2 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हमने ले लिया, बार बार पूछा जा रहा था। जब बच्चे की दादी उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश डैश के कारण रोता है, किस कारण से रोता है? तो देखिए, अगर जब आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको सामाजिक संज्ञानात्मक जो विकास होगा उसी के अंतर्गत ये आपको मिल जाएगा कि अगर कोई भी उसकी माँ पिता के अलग कोई भी बच्चा लिया जाएगा तो वो आपका संज्ञानात्मक दुश्चिंता होगा, क्योंकि बच्चा जो होगा ना उसके डर वगैरह की भावना उसमें आ जाएगी, जिसके कारण बच्चा क्या होगा, रोने लगेगा या चिल्लाने लगेगा, डर जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, चुप हो जाएगा, जो भी चीजें हों वो संज्ञानात्मक दुश्चिंता के कारण होता है, यानी 14 का आपका 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? नई जानकारी जोड़ना, नई जानकारी में संशोधन, ये किससे संबंधित हो जाएगा बाबू? आपका पहला हमने दूसरा जो पॉइंट हमने बताया था कौन सा था बाबू? आपका आत्मसातकरण बताया था, अंग्रेजी में ये नाम हमने लिखाया था वहां पे, इससे संबंधित होता है, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते जाइए ताकि आप लोग आंसर बाद में मिला सके और आपने किस तरीके से जीन पियाजे को समझा ये चीज क्लियर हो सके। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच जो होती है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती है। इसके बारे में कभी मत सोचिएगा, क्योंकि मात्रा के बजाय हमने बताया था मात्रा में लड़ लेंगे, मात्रा में कम नहीं है। तो बच्चों की जो सोच होती है गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। गुणात्मक रूप से क्या होती है, बच्चों से वयस्कों से वो क्या होती है, भिन्न होती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है और हम चाहेंगे ये कमेंट सेक्शन में दे। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। यहाँ पे सभागार है, खेल का मैदान है और एक घर है, और ऑप्शन बी में आपका 2 है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? लंबे उत्तर के साथ, चाहे जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सकता है उत्तर कुछ बच्चे नहीं दे पाए, हो सकता है बाद में ये वीडियो आप लोग देख रहे हो और इसका उत्तर आप जानना चाहेंगे तो मैं पिन कर देता हूँ, उस पर लव का आपका सिंबल रहेगा और वहाँ पे लव का सिंबल मैं डाल दूंगा, हार्ट का, और उसके बाद मैं उसको पिन भी कर दूंगा जो भी पहले उत्तर देंगे। तो आज आपका क्लियर हो गया आपका पियाजे का पूर्ण रूप से सिद्धांत, और इसके बाद मेरे ख्याल से आप वाइगोस्की कह रहे, वाइगोस्की, फिर हम छोटा सा एक वीडियो लेके आना चाहते हैं कोलबर्ग का। उसके बाद आपका बुद्धि आपने बताया था, बुद्धि का, ये लगातार आपके वीडियो 3 आएंगे। उसके बाद जो भी आपके वीडियो डिमांड होंगे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, एक PDF बनाने में, तो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अपने जो भी BEd DLEd जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन आपसे मैं जरूर कहूँगा कि NCERT बुक के वीडियोस जरूर देखिए, उससे संबंधित PDF जरूर पढ़ें, यानी NCERT के जो भी बुक है उसे जरूर पढ़ें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को जल्दी NCERT का क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट, अभी आप लोग परचेज वगैरह अगर साइट पे चले गए तो परचेज वगैरह अभी मत कीजिए, उसे चालू किया जा रहा है। जैसे ही चालू होगा उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको खरीदना चाहिए, उसको जरूर खरीदें। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा, उससे NCERT आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है।
एनसीईआरटी जरूर खरीद लीजिएगा बाबू, अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ खर्च करना पड़ेगा। जो भी रूल है आईटी टीम का, चाहे अन्य लोग जो भी हिंदी क्लब के सदस्य के हैं वो लोग जैसे रूल लगा है उस हिसाब से ले लीजिएगा। उसके बाद सीटेट निश्चित ही आपका क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।